फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, मेरा इधर क्लास हम इसने नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरा बिहार TRE 3 में सिलेक्शन हो गया था, ये मिडिल स्कूल में। तो इसीलिए सब कुछ थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था, तो सोचे क्यों ना थोड़ा सा सब कुछ सेट करके फिर से क्लास लिया जाए। तो आप लोग के बीच हम लगभग 5 से 6 महीने के बाद आए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग एक बार फिर से मेरे साथ देंगे और पढ़ाई में तत्पर रहेंगे। तो अभी देखिए, बिहार में भी TRE 4 आने वाला है। स्टेट कंप्लीट हो गया है फाइनल, इसका आप लोग देखते होंगे कि रिस्पॉन्स भी दे दिया गया है। कुछ दिनों में आंसर शीट भी दे दिया जाएगा, मतलब फाइनली रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो TRE 4 के लिए तैयार होंगे। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप लोग मन, लगन और जोश के साथ पढ़ाई शुरू करें। मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री पेपर तैयार करूँगी, जिसका TGT हो, PGT हो। यहाँ पे नेट लेवल का भी क्वेश्चन MCQ कराया जाएगा। तो हम पहले MCQ माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, हमेशा ही पहले बहुत पहले यहाँ पे और भी क्वेश्चन करवाया गया था, लेकिन अब हम सीक्वेंस से चलेंगे। आशा करते हैं कि मैं आप लोग का साथ दूँगी और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पे हम देखेंगे कि झारखंड में भी टेट होने वाली है, जिसका वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी फिलअप हो गया है। और वहीं हम देखेंगे बिहार TRE 4 के लिए भी, और नेट का भी एग्ज़ाम होने वाली है लास्ट दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो इसी को लेके हम अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो ये आपका सेशन 4 है। ये टॉपिक आपका रहेगा पूरा पास ऑन से लेकर 9 पास ऑन कल तक का। हम इसमें MCQ देखेंगे और इसमें आपको 2-3 क्लास आएगी पूरा पास ऑन से लेकर 9 पास ऑन कल तक का। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो देखिए, ये टॉपिक आपका है भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, है ना। तो ये हम रेफरेंस लिए हैं, आपका यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग नेट लेवल का तैयारी करिए, ताकि नेट लेवल का तैयारी करने से क्या होगा, आपका TGT हो, PGT हो, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पहले से है तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि नेट का भी एग्ज़ाम होने वाली है। और अगर बाई चांस नोटिफिकेशन निकल जाए TRE 4 का, तो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से लक्षण जो है नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन ए में है आपका घर्षण और पॉलिश युक्त उपकरण। बी में है आपका बी में है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। सी में है पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। या डी है आपका अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो यहाँ पे देखिए, आपका व्याख्या भी दिया गया है। इससे आप लोग कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी है तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे नवपाषाण काल के लक्षण बताया जा रहा है ना, कि कौन सा नहीं है, तो क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आंसर यहाँ पे आंसर इसका बी हो जाएगा, मध्य उपकरण की कुल्हाड़ी। क्योंकि हम कुल्हाड़ी जो देख रहे हैं ये मध्य काल का दिया गया, और हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है नवपाषाण काल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण है, क्योंकि हम देखते हैं नवपाषाण काल में एकदम छोटे छोटे उपकरण यानी टूल्स लाया गया था। सी में है पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। हम देखेंगे कि पिछले काल से नवपाषाण काल में एक अच्छे तरह से मृदभांड यानी बर्तन बनाए गए थे। और अन्न पर बढ़ती निर्भरता यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि पशुपालन मध्यकाल की विशिष्टता है, लेकिन नवपाषाण काल की आपका यहाँ पे हो जाएगा अन्न से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्न पर बढ़ती निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में सत्य है। तो पुरापाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी पत्थरों के काल। तो ऑप्शन ए में है आपका पुरापाषाण कालीन समस्त भारत में मिले हैं। पूछा जा रहा है कि पुरापाषाण कालीन क्या समस्त भारत में मिले हैं स्थल।
बी में है पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, या सी पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए, या फिर डी डिडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पुरापाषाण एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत दिन के बाद ले रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हम लोग 2 में थे, 2 में देखिएगा। पूछा तो बताइए इसका दूसरा का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम देखेंगे पुरापाषाण के काल, सबसे पहले काल जो होता है मेरा हिस्ट्री में पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डिडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पुरापाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 का डी हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें व्याख्या भी दिया है। 3 में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो ये आप लोग को रट्टा मार रहा हुआ होगा, किसके द्वारा उत्खनन प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम। ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम, या सी मार्टिमर व्हीलर, या डी HD सांगलिया। तो इसका राइट आंसर हम लोग को पता है कि क्या होना चाहिए, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन यानी खोज पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजा गया था। अगर इसका हम व्याख्या देखें तो व्याख्या है आपका ASI, इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट में इसका लिखिएगा जरूर। ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है ना। इसकी स्थापना 1861 में किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गया कि ASI का स्थापना कब किया गया था, 1861 में, और इसका मुख्य न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे। तो नियोलिथिक युग के बारे में जानकारी कौन देते हैं। ऑप्शन ए में ले मेजुरायर, या बी फ्रेसर, या सी माइल्स बर्किट, या डी कार्लाइल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को आंसर से तो पता चल जा रहा है कि इसका आंसर ए है, लेकिन हम इसको व्याख्या के सहित पढ़ेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ले मेजुरायर, यानी नियोलिथिक युग के बारे में कौन बताते हैं, ले मेजुरायर। इसको हम पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। ले मेजुरायर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टॉन्स नदी घाटी में पॉलिश दार सैल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की। घिसाईदार, चोंचदार तथा पॉलिशदार औजारों के उपयोग से नवपाषाण काल लगा था, है ना। नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, घिसाईदार, चोंचदार यानी नुकीला तथा पॉलिशदार औजारों के उपयोग से नवपाषाण काल लगा था, जिसे हम नियोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा है, 5वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 5वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, यही हमारे एग्जाम का मेन पॉइंट होता है, गलत। इसको हम अंडरलाइन पहले कर लेंगे कि गलत पूछा जा रहा है। तो गलत क्या है, ऑप्शन ए में या मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। ऑप्शन बी में आपको पूछा जा रहा है वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, या सी मेसोलिथिक युग के उपकरण की गुण विशेषता लघु पाषाण युग थे, या डी सन 1866 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथिक को पहली बार खोज किया था। तो यहाँ पे बताइए मेसोलिथिक युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, या मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है ना। तो इसका अगर हम व्याख्या की बात करें
तो बोल रहा है कि मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक युग के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागों से प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम पशुपालन का साक्ष्य देखा जाए मध्यकाल में, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है आपका आदमगढ़ और बागौर। ये एकदम ब्लाइंड बाय क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो हम जानेंगे आदमगढ़ और बागौर। ये दोनों कहाँ हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए हम 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग क्या है? तो नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल की अगर हम स्थिरीकरण की स्थिति देखें तो क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 7000 BC यानी ईसा पूर्व। यहाँ से हम देखते हैं तो नियोलिथिक युग की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अगर इसका हम व्याख्या की बात करें तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग जहाँ 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, बल्तिस्तान पाकिस्तान में, उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाणिक बस्ती का कालक्रम 7000 ईसा पूर्व रखा गया है। इसी के आधार पर भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है। 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि सांभार प्रदेश के लवन सरोवर, सांभार प्रदेश यानी राजस्थान के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों की कृषि योग्य बनाने की सूची लगभग इस अवधि की है। तो बताना है आपको किस अवधि की लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों की सूची है। ऑप्शन ए में है 7000 से लेकर 6000 BC यानी ईसा पूर्व। बी में है आपका 6900 से लेकर 5900 ईसा पूर्व, या सी 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व, या डी 10,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर तब तक आप लोग आंसर दीजिए। बहुत दिन के बाद थोड़ा मोबाइल चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान के यहाँ पे सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में आपका सांभर झील है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के, सांभर एक जंतु है जो हिरण के जैसे होती है, सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अविभजित रूप से दिखाई पड़ने लगे? तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है हड्डियों से औजार बनाए कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका ब्रूज होम, बी है आपका चिरांद, सी है इलाहाबाद, या 4 में है मेहरगढ़। तो इसको हमको कूट में बताना है, केवल 2 होगा या केवल बी, मतलब बी में 3 और 4 होगा, या सी आपका 1 और 2, या डी 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको देखिए चिरांद तो सबको पता है, चिरांद है कहाँ पे? बिहार में है ना। तो चिरांद आपका बिहार में है और ब्रूझुम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए नेट में जो है एनिमेशन ऑप्शन भी लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन को छांटना पड़ता है कि कौन सा आखिर में ऑप्शन होगा। तो हमको पता है चिरांद, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, तो 2 में देखिए सिर्फ ए और बी में है, बाकी बी और डी में नहीं है, तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही ऑलरेडी कट जाएगा। तो चिरांद तो होगा, चिरांद यहाँ भी है। और पूछा जा रहा है बुर्ज होम किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से। नवपाषाण संबंधित है हड्डियों के उपकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या हम पढ़ देते हैं। कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर,
मृदभांड की विविधता एवं पत्थरों के साथ साथ हड्डी के तरह तरह के औजार। इसी तरह पटना के निकट चिरांद भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस तरह कश्मीर के बुर्ज होम, गुफ कराल जैसे स्थानों के साथ साथ चिरांद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था, यानी चालकोलिथिक अर्थशास्त्र क्या था? ऑप्शन ए में है ग्रामीण था, ऑप्शन ए में है आपका ग्रामीण था, बी है आपका खाना बदोश या पशुचारण अवस्था थी, या सी अनिर्धारित थी, या डी नगरीय थी। तो इसका चालकोलिथिक एज क्या हम कह सकते हैं? इसमें देखिए जब पुरापाषाण काल ये सब क्या है, ग्रामीण सभ्यता में दिखाई जा रहा है, लेकिन जब हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे तो नगरीय सभ्यता आएगा। फिर आपका जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, उत्तर वैदिक। फिर जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये ग्रामीण आएगी, फिर हम जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो द्वितीय नगरीकरण अवस्था आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चालकोलिथिक। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बोल रहा है, चालकोलिथिक अथवा त्राम काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करते थे। त्राम संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, डोलोमेंस। इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डोलोमेंस का मतलब समझ जाइए, जमीन में पहले ये दक्षिण भारत में अगर हम देखा जाए तो दक्षिण भारत में लोग क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते थे, जिसे मेगालिथिक भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है डोलोमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या, यानी क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आपका हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, बी में है चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, या सी इतिहास पूर्व की चित्रकलाएँ, या डी गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, तो इसका हम आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ, यानी उसके ऊपर क्या बनाए जाते थे, समाधियाँ बनाए जाते थे, और उसके ऊपर में बड़े से शिला रखा जाता था, यानी पत्थर रखे जाते थे। अगर इसका हम व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या कह रहा है, डोलोमेंस शब्द का तात्पर्य गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा निश्चित कथन, यानी ये यहाँ पे हम देखेंगे कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, और ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। तो ये पढ़ के आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। कारण कह रहा है, जब भी हम कथन के साथ कारण को पढ़ेंगे तो इसके साथ हम क्योंकि लगाएंगे। तो कारण कह रहा है क्योंकि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो इसका ऑप्शन ए में ए आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है, यानी विवरण है। बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं है, या सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर तब तक बताइए आप लोग। ऐसे तो देखिए 11 का ए पढ़ने में सही है, नियोलिथिक लोग जो है पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो बताइए क्या मतलब नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। तो हम देखें अगर एक ही बात, तो यहाँ पे हम देखेंगे नौपाषाण के लोग जो थे अब पहाड़ों पे नहीं बल्कि अपना स्थायी निवास बना चुके थे। जब तक वो स्थायी निवास नहीं बनाएंगे तब तक वो खेती भी नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं ये हमारा सही है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए 11 का। क्या ए सही है लेकिन आर गलत है। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पूरी तरह से निर्भर थे, तो क्या ये पूरी तरह से निर्भर थे? नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। अब हम क्वेश्चन अगर इसका व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या हम पढ़ देते हैं। व्याख्या बोल रहा है आपका नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगे था। कृषि कार्य में उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण परस्पर औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। क्वेश्चन 12 की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन 12 है
आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? चक्र का निर्माण। बी है पशुओं का पालना, या सी व्यवस्थित जीवन निर्वाह करना, या आग का तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? तो ये DSSB के द्वारा पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या सीखा था? तो यहाँ पे हमको लगता है क्वेश्चन का आंसर गलत है या तो मिस प्रिंट है, क्योंकि हम अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आदिम मानव द्वारा पहला चीज सीखा जाने वाला क्या था? आग को तैयार करना, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर है पशुओं को पालना। ठीक है, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। हमको लगता है इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, मतलब डी होना चाहिए, आग को तैयार करना, क्योंकि जब मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग को ही जलाना सीखा था। पशुपालन का आरंभ मध्यकाल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य विषय नवपाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन किताब में भी गलती होती है, क्योंकि वो भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत, आंसर गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में है होमो सैपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव, होमो सैपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं। होमो सैपियंस किस? ऑप्शन ए है होमिनिड, बी है पिथेकैंथ्रोपस, या सी सिनाथ्रोपस, या डी एंथ्रोपस। तो इसका राइट आंसर क्या? होमोनिड। होमोनिड जो है होमो सैपियंस का एक प्रजातीय रूप भी है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कह रहा है कि मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? होमोनिड कहलाते हैं। होमोनिड का ये परिभाषा है आपका, होमोनिड कहलाते हैं। ये आपको देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको एकदम लाइन बाय लाइन ये आपका डेफिनेशन दिया रहेगा कि मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक मानव जिनसे मानव का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो होमोनिड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो राख के लिए किससे जाना जाता है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए है गुप्त कराल, बी है सैन्यू, सी है पल्लवाई, या डी चिरांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पल्लवाया, या फिर पल्लव रंग भी कहा जाता है। ये जबकि ये कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। इसका व्याख्या पढ़ें तो दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक बस्तियों की मुख्य विशेषताओं में एक राख के टीले हैं। दक्षिण भारत के पलवाई यानी आंध्र प्रदेश में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में, पिपलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, ये सब कहाँ है? पिपलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की सब कर्नाटक में है। आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, यानी इतने जगहों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे नवपाषाणिक स्थलों के बारे में पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में मेन इंपॉर्टेंट यह सब होता है कि आप नवपाषाणिक स्थलों की जगह का नाम याद करिए, मध्यपाषाण और पुरापाषाण काल का। तो यहाँ पे हम नवपाषाणिक स्थलों के चिन्हित करेंगे जहाँ से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ए में आपका कोल्डिवा, बी है उतनूर, 3 में महागढ़ा, 4 में मेहरगढ़। तो सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो मेहरगढ़ से हमको मिलता है, लेकिन इससे पहले हमको कोल्डिवास मिलता है। यहाँ पे जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। ये जबकि कूट में दिया हुआ है, कूट में है आपका ए में है ए और 2, बी में 1 और 4, सी में है 2 और 4, और डी में है 1 और 3। तो अब देखिएगा सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को छांटने का प्रयास करिए, ठीक है, इससे आपका आंसर बन जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। जैसे देखिए एक भी है होगा कोल्डी हवा, तो हम आपको बता चुके हैं कि कोल्डी हवा भी है, मेहरगढ़ है, तो एक और यहाँ पे क्या दिया है आपका? महागढ़ा। डी आंसर मेरे हिसाब से 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3। कोल्डी हवा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जबकि यहाँ पे आंसर में दिया है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं तब समझ में आएगी। बेलन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डी हवा एवं महागढ़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे ये RFPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है डी, 1 और 3, कोल्डी हवा और महागढ़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो किस क्षेत्र में नवपाषाण लोग जो है मानव जो है कहाँ रहते थे? जमीन के अंदर में, गड्ढों में, भूमिगत गड्ढों में रहते थे। तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में असम, सी में कश्मीर, या डी में मध्य प्रदेश। तो ये सबका रट्टा हुआ होगा मुंह में, तो कश्मीर। गुप्त कराल है ना, जो बुर्ज हम पढ़े हैं, गुप्त कराल पढ़े हैं, तो ये सब कहाँ पे हैं? कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की देखे जाए तो व्याख्या कहता है कश्मीर क्षेत्र के नवपाषाणिक स्थलों बुर्ज एवं गुप्त कराल से गर्तावश के साक्ष्य मिले हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मध्य प्रदेश में आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए में चमकदार प्रस्तर उपकरण के, बी में चौक से बनी पॉटरी, पॉटरी यानी बर्तन, या सी है पालतू जानवरों के, या डी जुते हुए खेत के। तो इसके पहले एक क्वेश्चन आ चुका था, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पालतू जानवरों के। अगर हम देखें मध्य पाषाण, आदमगढ़ राजस्थान जो है किस काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और मध्य पाषाण की विशेषता क्या है? पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पशुपालन आदि मानव जो है अब क्या करने लगे थे? पशुपालन करने लगे थे। नव पाषाण में क्या? कृषि से संबंधित हम देखेंगे। तो इसकी व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या कहता है कि मेजोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल उच्च पुरापाषाण काल एवं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक युग के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। यानी नव पाषाण काल और पुरापाषाण काल के मध्य के बीच का संक्रमण काल किसे माना गया? मध्य पाषाण काल को, है ना। मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साथ आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? ऑप्शन ए में है ब्राह्मी, बी में है ब्रह्मगुप्त, या सी है चरक, या डी आर्यभट्ट। तो सबसे पुराना कौन है इनमें से? अगर चारों आखिर में देखा जाए तो ब्राह्मीण भी खगोलविद से संबंधित है, लेकिन चरक तो होगा नहीं क्योंकि ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी, तो एनिमेट हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या है? आर्यभट्ट। क्योंकि इनमें से अगर देखा जाए तीनों में से तो सबसे प्राचीन खगोलविद कौन है? आर्यभट्ट। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है, वह अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम के पूछे जा रहा है, जो ASI का संस्थापक भी थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? हम पहले क्वेश्चन पढ़े थे 1861 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। तो 19 का क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका ए में, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बी कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में पूछा जा रहा है, ठीक है। बी में उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। या सी, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। या डी, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई। तो अगर हम सी की बात की जाए, अगर इसमें थोड़ा डिस्कस हम करें तो सी कह रहा है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1905 के समय का है और यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम का 1861 में। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, तो सी तो होगा नहीं। और उनके कार्य में हड़प्पा की खुदाई हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। हड़प्पा की खुदाई हम कब देखते हैं? 1921-22 में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा सॉरी, एक मिनट मेरे से भी देखिए गलती हो गया। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, हम बल्कि सही पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मेरे से भी मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उनके कार्य में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। क्या बढ़ रहे यार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बोल रहे हैं सही लेकिन पढ़ रहे हैं गलत। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अगर कौन सा कथन सही नहीं है तो सी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लॉर्ड कर्जन के बारे से बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है और इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम की जाए, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? ये एक आपका डेफिनेशन है, किसके अनुसार कहा गया है पुरातात्विक सामग्री जो है इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में जॉन मार्शल, या बी विंसेंट स्मिथ, या डी सी डी.आर. भंडारकर, या डी राहुल सांकृत्यायन। तो इस किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए
तो पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी, यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद भी थे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। सूक्ष्माश्म यानी होता है आपका मध्य पाषाण काल, इसका सीधा सा अर्थ है सूक्ष्म, यानी किस समय हम आपको छोटे छोटे औजार देखने मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका पुरा पाषाण काल, बी है आपका मध्य पाषाण काल, सी है नवपाषाण काल या डी राम पाषाण काल। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मध्य पाषाण काल ही सूक्ष्म यानी क्या माइक्रो, मुख्यतः मध्य पाषाण युग से व्याख्या हम देखें आगे। मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। इस काल के उपकरण ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर व बेधक थे। और अगर आप देखा जाए तो मध्य पाषाण काल का नाम किसने दिया है, तो हम इसको C.L. कार्लाइल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं है। तो बताइए 22 का कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में महाभाष्य पाणिनि, क्या बी में मालविका अग्निमित्रम कालिदास, प्रियदर्शिका हर्ष, या डी मुद्राराक्षक विशाखा दत्त का। तो किसके द्वारा क्या नहीं लिखा गया है। तो महाभाष्य का पाणिनि है। तो बताइए महाभाष्य ने क्या लिखा है, महाभाष्य किसका लिखा हुआ है। और मालविका अग्निमित्र यानी कालिदास का सही है, प्रियदर्शिका हर्ष के द्वारा लिखा गया है, और मुद्राराक्षक विशाखा दत्त का। लेकिन जब हम देखते हैं महाभाष्य किसके द्वारा है, पतंजलि का लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे पतंजलि नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ पे है पाणिनि। तो ये राइट आंसर हो जाएगा का आपका ये, क्योंकि पूछा ही क्या है, गलत है, महाभाष्य का पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखें। इसका व्याख्या की बात अगर की जाए तो इसका व्याख्या हम पढ़ देते हैं, तो आप लोग को लगेगा कि व्याख्या हम नहीं पढ़ रहे हैं। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण और नृत्य तीनों की चर्चा हुई है, जबकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा महाभाष्य जो है पतंजलि किस काल में आते हैं, किस शासक के काल में इनका नाम उल्लेखनीय आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल में 80,000 से 10 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पे हमको पुराने अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया के मूंगो झील से, बी है आपका बोर्नेवो की निया गुफा, या सी इजराइल में गफजे का कपाल, या डी मोरक्को में डर ए सोल्टर। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन था, है ना, टफ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोर्नेवो का निया गुफा। वर्तमान काल में 80,000 से 10,000 वर्ष पुराना आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नेवो की गुफा से प्राप्त हुआ है। बोर्नेवो कहाँ है, निया गुफा से, बोर्नेवो के निया गुफा से। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मोत्कल कहलाती है। ये भारतीय क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अब फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवत कहलाती है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 25। क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 मिनट, 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है आपका सरस्वती नदी और दृष्टि नदी, बी है आपका सरस्वती नदी और सरयू है, सी में है सरस्वती नदी और विपाशा, या डी गंगा नदी और यमुना नदी। तो हम जब वैदिक काल इसको पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सरस्वती नदी और दृष्टि नदी के बीच की नदी को ब्रह्मवत कहा जाता है। और ये आपको जब NCERT पढ़ोगे इस क्लास में उसी में दिया गया है, इसलिए NCERT कवर करना बहुत ज़रूरी है, खासकर कोई भी प्रिपरेशन के लिए, चाहे PGT कर रहे हो, नेट कर रहे हो, TGT कर रहे हो, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एग्जामिनेशन के लिए। इसका अगर हम व्याख्या पढ़ें तो व्याख्या में है, मनुस्मृति में दृष्टि और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवत कहा गया है। दृष्टि की पहचान राजस्थान के हाकड़ा नदी से की जाती है। दृष्टि सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदी तमा, 1 मिनट, इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदी तमा कहा गया है, क्योंकि सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा जाता है। यमुना नदी के क्षेत्र ब्रह्मऋषि देश कहा गया है।
सरस्वती और दृष्णती नदियों के बीच को क्या कहा गया, ब्रह्मोत्कल कहलाया गया, जबकि हम आगे देखेंगे यमुना नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखिए। 25 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो बताइए भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रथम धातु क्या थी। ऑप्शन ए में लोहा, बी में तांबा, सी में सोना या डी में चांदी। तो सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु का क्या नाम था। तो लोहा से पहले हम देखते हैं तांबा का आता है ना, जिसे हम ताम्र युगिन काल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका तांबा। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया वह तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता है। तांबा के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों से प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल में रामपाषाण काल कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो हम आप लोग के लिए ही ला रहे हैं ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्पफुल हो। और ये इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मेरा जितना सहयोग हो सकेगा हम आप लोग के लिए इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। ऑप्शन ए में लोथल और कालीबंगा से, बी है बुढ़म और रंगपुर, सी है रूपर और रंगपुर और डी है कालीबंगन और सुरकोतरा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बुढ़म और रंगपुर। तो गड्ढे खोदने के कहाँ से मिले, बुढ़म से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और उसका व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या में नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमनोशूनियर से प्राप्त हो किया। नवपाषाण कालीन स्थल बुढ़म एवं गुफकराल, जो कि कश्मीर में प्रांत स्थित है, से अनेक गर्तावास यानी गड्ढाघर, मृदभांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। बुढ़म से प्राप्त कब्रों में पालतू जानवरों, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया है। हाँ, ये बुढ़म के गड्ढों में आप देखने को मिलेगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ उसके कुत्तों को भी दफना दिया जाता था, है ना। इसलिए हम वहाँ पे देखते हैं कुत्तों को भी साक्ष्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन ए में इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, बी है विक्रम संवत, या सी चतुर्थ बौद्ध संस्कृति, या डी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो बताइए कौन सा ईसा पूर्व युग में। तो अगर इसका हम देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संस्कृति। और ये कब हुआ था, कनिष्क के काल में, है ना। कनिष्क के काल यानी ईसा पूर्व में नहीं आएगा बल्कि ईस्वी में आएगा। कनिष्क कब आए थे, एक इसका 78 ईस्वी में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसका व्याख्या देखा जाए, कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी लगभग माना जाता है। यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुई ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 183 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय डेमेट्रियस को है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व से हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखें। तो क्वेश्चन 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो कौन सा उपकरण प्राचीन परंपरा से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए में मोस्टेरियन, बी में ऑस्ट्रेलियन, या सी ओल्डोवेन, या डी ग्रेशियन। तो प्राचीन परंपरा से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेशियन, जबकि ऑस्ट्रेलियन और ओल्डोवेन जो आप पाषाण काल से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका डी देखिए। व्याख्या बोल रहा है कि ग्रेशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियम को एक उदाहरण के अंतर्गत रखा गया। एशोलियन और ओल्डोम को भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम देखते हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा गया है। ऑप्शन ए में बेलन घाटी, बी में मध्य सोन घाटी, या सी कैमूर घाटी, या डी होशंगी। तो यहाँ पे भारतीय प्रागैतिहास का बात किया जा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग व्याख्या देखिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम कितना कवर करें तो व्याख्या कवर नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग आंसर अगर पता चल रहा है फिर भी आप अपनी ईमानदारी से इसको सॉल्व करिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। बेलन नदी घाटी यानी टोंस नदी के सहायक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तस्पर्शों का प्रकार नहीं है? हस्तस्पर्शों यानी फरसा, ठीक है, कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए में है फ्लेक, 1 मिनट, तो ऑप्शन ए में फ्लेक, बी में चॉपर, सी में पेबुल या डी में बोरर। तो हस्तस्पर्शों का प्रकार इनमें से क्या नहीं है? पेबुल जो है पत्थर का हाथ वाला हो जाएगा, फ्लेक, चॉपर या बोरर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हस्तस्पर्शु, यानी सी में हम क्या बताए थे? पेबुल। पेबुल क्या था? एक पत्थर का गोल मटोल औजार है जो कि नदियों के द्वारा जब नदियों में तेज बहाव होती है तो पत्थर क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं, इस कारण उसमें एक आकार बन जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें, हस्तस्पर्श यानी कुठार प्रकार के प्रसारण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चॉपर चॉपिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया जाता है। बोरर यानी होता है छेद करना, जबकि हैंडेक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा तिरकम से प्राप्त हुआ। इनमें क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण भी शामिल है। पेबुल उपकरण इस श्रेणी के नहीं है, ठीक है। पेबुल हम देखें तो सबसे पुरापाषाण काल से संबंधित है। 31 में हम देखें तो 31 है आपका, बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के है? बसूली छेनी छेद वाला, तो नवपाषाण युग, त्राम युग या सी लो युग या डी चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नवपाषाण काल से संबंधित ये सब है। इसकी व्याख्या देखें तो नवपाषाणकालीन स्थलों में बुर्ज होम एवं गुफ कराल यानी कश्मीर प्रांत से अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए। यहाँ के प्रमुख औजार बसूली, छेनी आदि द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, और अगर आपको इसी तरह से एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन बाय लाइन 6 से हम कवर करवा सकते हैं। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तभी हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे। 32 में पूछा जा रहा है, भट्टी पोरलू अभिलेख किस धातु से निर्मित था? भट्टी पोरलू अभिलेख एक अभिलेख है ना। भट्टी पोरलू अभिलेख किस धातु से निर्मित है? यहाँ पे धातु से पूछा जा रहा है, किससे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए में चांदी से, बी है तांबा या सी है सोना या डी जिंक से। तो बताइए किससे संबंधित है, किस साम्राज्य से संबंधित है और किस धातु से बना है? तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। भट्टी पोरलू अभिलेख किससे बना है? चांदी से। और इसका देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेखों में अमरावती, भट्टपोरलू, नागार्जुनकोंडा जैसे स्थानों से स्तूप यानी क्या होता है? बौद्धों का चैत्य। जो स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, इसके बारे में जरूर बताइए। चैत्य एक प्रकार का देखिए मंदिर है, और स्तूप जब कोई बौद्ध भिक्षु का किसी का मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो उनके नाम से उनके कुछ वस्तुओं को रख कर, ठीक है, या तो उनके शरीर के अवशेषों को रखकर उनके नाम का स्तूप बनाया जाता था। चैत्य होता है उनका मंदिरों को कहा जाता है, ठीक है। जानकारी प्राप्त होती है। भट्टी पोरलू अपने बौद्ध स्तूप के लिए भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है। भट्टी पोरलू अभिलेख किससे निर्मित है? चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 हमारा, बुर्ज होम यानी कश्मीर किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो ये सबका रट्टा हो गया होगा। अभी तक जो 33 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें 2-3 बार बुर्ज होम का नाम आ गया है, तो इसका हम बिना देखे हम मार सकते हैं नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगर इसकी व्याख्या देखा जाए तो बुर्ज होम यानी जम्मू कश्मीर नवपाषाणिक युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन 34 है हमारा, किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया है? तो बताइए टीन का सबसे पहले किसमें मिलाया गया था? तो लोहा, तांबा, कांसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखें अगर कांसा को बनाना है तो किसका मिश्रण चाहिए? तांबा और टीन का। बिना तांबा और टीन का आप कांसा का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसका अगर व्याख्या बात करें तो मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु व मिश्र धातु में तांबा व कांसा, तांबा प्लस टीन का नाम आता है ना, जिससे हम कांसा का निर्माण करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 35, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? पूछा जा रहा है किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तो ऑप्शन ए में तांबा, बी में लोहा, सी में टीन या डी कांसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा। लोहा को क्या है? जनतांत्रिक
धातु, क्योंकि ये जब लोहा जब आता है, हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जब लोहा आता है तो यहाँ पे हमें हथियार बनने को शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे क्रांति भी हम देखते हैं, थोड़ा बहुत युद्ध का साइज भी मिलने लगता है। तो और इससे खेती मतलब खेत सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो खेती करने के लिए प्रमुख औजार क्या होता है? लोहा। क्योंकि हल चलाने के लिए हो या तो फिर औजार धान वगैरह काटने के लिए हो, तो हमको किसका औजार चाहिए? लोहा। लोहा में ज़्यादा क्या होता है? धार होता है, जबकि हम तांबा कांसा में उस तरह से नहीं देख पाते हैं। अगर इसका व्याख्या की बात करी जाए तो वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद है। यानी इसमें देखिए ये भी पूछा जाता है कि वी गार्डन चाइल्ड जो है कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। वह मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीक व आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। नवपाषाण क्रांति व शहरी क्रांति से संबंधित उनके विचार सामाजिक विकास से संबंधित मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव, यानी इसके विचार किससे संबंधित है? मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव को दर्शाते हैं। चाइल्ड ने पाषाण युग को पुरापाषाण व नवपाषाण में विभाजित करने के लिए तकनीकी मानदंड का प्रयोग किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन त्रांपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। तो आज का हमारा क्वेश्चन 35 ही रहेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पसंद आया हो, और अगर आप लोग हमसे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम क्लास वाइज एनसीईआरटी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सामने आने वाली है, किसी को हताश नहीं होना है। देखिए TRE 4 बहुत जल्दी आ सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।